हेलो बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं वर्क बाउंड्री का सेकेंड पार्ट। और इसमें हम लोग एक्चुअली मेन तरीके से पढ़ेंगे वर्क डन बाय फ्रिक्शन। करेक्ट, ऐसा नहीं कि बस वर्क डन बाय फ्रिक्शन ही पढ़ेंगे, लेकिन इसमें जो भी क्वेश्चंस आएंगे उसमें फ्रिक्शन फोर्सेस पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा कि हम लोग फ्रिक्शन से डील कैसे करते हैं। करेक्ट। तो सबसे पहले मैं आपको अपने चैनल का नाम बता दूं। मेरा चैनल का नाम है न्यूटन 9.8 और मैं आपको शॉर्ट और प्रिसाइज वीडियो देता हूं आपके सिलेबस पे, ताकि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो, बशर्ते कि आप टाइम यहाँ वहाँ वेस्ट कर देते हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं सेकेंड पार्ट में। और ये इसमें क्वेश्चन जो फर्स्ट दिया हुआ है आपका, क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि फाइंड वर्क डन बाय फोर्स एफ एंड फ्रिक्शन इन 2 सेकेंड। तो आपको 2 सेकेंड में फोर्स और फ्रिक्शन दोनों का वर्क डन कितना कितना होगा ये निकालना है। राइट। तो चलिए हम लोग सोल्यूशन पे आते हैं। तो देखिए, आपने लास्ट वीडियो जब देखा होगा, मान लीजिए कि आपने देखा होगा, ठीक है, मैं मानकर चल रहा हूँ आपने देखा होगा या नहीं देखा होगा, लेकिन मैंने देखा है। ठीक है, तो उसमें ये मैंने बोला था कि आपको वर्कडन निकालने के लिए, बस चाहिए क्या, आपको चाहिए फोर्स डिस्प्लेसमेंट और दोनों के बीच का एंगल। तो सिंपल सी बात है कि जैसे ही आप फोर्स से खींचना शुरू करेंगे तो आपका फ्रिक्शन जो है बैकवर्ड मिलेगा। अब आपको ये भी पता होगा कि फ्रिक्शन में सबसे पहले हम लोग ये भी चेक करते थे कि बॉडी मूव करेगा या नहीं करेगा। राइट। तो चेक कर लेते हैं, कैसे चेक करते थे हम लोग कि एफ का मैक्सिमम वैल्यू निकालते थे। जो फ्रिक्शन फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू होता था इस केस में म्यू इन टू एन, और एन का वैल्यू तो आपको सबको पता है एम जी। राइट। तो इन दिस केस म्यू एम जी जो होगा, 0.2 इंटू 50 आपको हो गया। आप इसको करेंगे तो 10 न्यूटन आएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, बॉडी मूव करेगा क्योंकि आपने फोर्स लगाया है 15 न्यूटन का। राइट। तो अब आप उस केस में एक्सलेशन निकाल लेंगे। तो एक्सलेशन जो होता है आपका होता है फार्मूला एफ नेट बाई मास। इसमें एम नेट बोलने की ज़रूरत नहीं है आपको, अगर याद होगा तो जो नेट फोर्स हो गया आपका वो है 15 - 10, बैकवर्ड में 10 लग रहा है, और जो मास है आपका वो 5 kg है। मतलब जो बॉडी मूव करेगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूव करेगा। राइट। तो अब आपको क्या निकालना है कि अगर वर्क डन निकालना है तो मैं आपको बता दूं कि 2 सेकेंड में आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट निकल गया, उसके बाद फटाफट मैंने वर्क डन निकाल दूंगा। तो डिस्प्लेसमेंट जो है एस इज इक्वल टू आप लगाइएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मैं मान लेता हूँ कि ब्लॉक रेस से शुरुआत किया है। ठीक है, क्वेश्चन को ज़्यादा लंबा नहीं करता हूँ मैं, इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ मेंशन दिया नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ ऑलरेडी अवेलेबल हूँ। ठीक है, तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर रहेगा, तो यू जीरो में लेता हूँ, हाफ ए जो है आपका 1 एंड टी स्क्वायर इज 2 स्क्वायर, इट मीन्स यू विल गेट 2 मीटर्स। तो बॉडी जो मूव करेगा 2 मीटर मूव करेगा उतने टाइम में। राइट। और आपका वर्क डन निकालना तो वर्क डन बाई एफ अगर निकालना है तो आप लिखेंगे एफ एस कॉस 0 डिग्री, क्योंकि बॉडी भी आगे जा रहा है और फोर्स भी आगे लग रहा है, फोर्स एफ आगे लग रहा है। तो फोर्स जो है आपका 15 हो चुका है, एस जो है आपका 2 मीटर हो गया है, और कॉस 0 1 हो गया है। तो आप बोले कि वो एफ ने वर्क किया 30 जूल का। एफ ने कितना वर्क किया? 30 जूल का। सही बात है, वो तो आगे ले जा रहा था। अब वर्क डन बाई फ्रिक्शन आपको निकालना है, तो आप बोलेंगे क्या कि एफ एस कॉस कितना पता है? 180 होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता हो या ना हो, लेकिन मैं आपको बता दूं। चलिए येलो कलर निकाल लेते हैं। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बॉडी का आगे की तरफ हुआ है, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ है? आगे की तरफ हुआ है। राइट। तो अगर बॉडी का डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ हुआ है तो ये फ्रिक्शन जो है तो अपोज कर रहा है। अगर अपोज कर रहा है तो वर्कडन क्या करेगा? निगेटिव करेगा। तो वर्कडन कितना करेगा? 10 इंटू 2 मीटर द डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस 180 इज -1, इट मीन्स इट विल डू वर्क ऑफ 20 जूल, विच इज -20 जूल एक्चुअली। तो -20 जूल। तो फ्रिक्शन ने कर दिया निगेटिव वर्क, जिसको आपको ऐसे भी पता था। ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि एक्सपीरियंस काफ़ी मैटर करता है। एक्सपीरियंस ये है कि फ्रिक्शन आपको जाने नहीं दे रहा है, ब्लॉक को जाने नहीं दे रहा, तो उसका कंट्रीब्यूशन क्या है ब्लॉक के मूवमेंट में? निगेटिव है। चलिए इस क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको आप पढ़ सकते हैं इसको, और मैं पढ़ कर दे देता हूँ। क्वेश्चन ये है आपका कि इफ ब्लॉक इज गिवन वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड ऑन रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, देन फाइंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन 4 सेकेंड एंड 6 सेकेंड। दो क्वेश्चन दिए गए हैं। वाह वाह, दो क्वेश्चन है आपका। तो ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। अब मैं दो क्वेश्चन क्यों दिया ये भी आपको सोचना होगा, मैं बेकार का तो देता नहीं हूँ यहाँ क्वेश्चन। ठीक है, तो 4 सेकेंड में और 6 सेकेंड में निकालना है। तो हुआ क्या एक्चुअली कि जैसे ही आप 10 मीटर पर सेकेंड ने वेलोसिटी देकर छोड़ दिया है, फ्रिक्शन आपका बैकवर्ड में एक्ट होगा। फ्रिक्शन के कारण ये ब्लॉक रुकते जाएगा, स्लो होते जाएगा और धीरे धीरे रुक जाएगा। ठीक है,
तो चलिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि फ्रिक्शन का रिटार्डेशन कितना होगा। तो फ्रिक्शन फोर्स जो होगा ऑब्वियसली स्लाइडिंग फ्रिक्शन फोर्स होगा, मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स होगा, तो उसमें केस में म्यू एम जी होगा फ्रिक्शन फोर्स। तो उसके कारण जो एक्सलेशन होगा जो कि बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा आपका, तो जो एक्सलेशन आप बोलेंगे इसको हम रिटार्डेशन एक्चुअली बोलेंगे। तो जो रिटार्डेशन होगा ए का वैल्यू वो होगा आपका म्यू एम जी, फोर्स जो हो गया डिवाइडेड बाय मास, तो यहाँ पर आ जाएगा म्यू जी। पता है वैल्यू को हम लोग याद भी ऐसे कर कर रखते हैं कि फ्रिक्शन के कारण जो रिटार्डेशन आता है ओनली फ्रिक्शन के कारण वो होता है म्यू जी के बराबर, खुद के फ्रिक्शन के कारण, ठीक है। तो म्यू जी हो जाएगा करेक्ट। तो म्यू जी का जो वैल्यू हो जाएगा आपका वो आपका 0.2 इंटू 10 इंटू क्या हो जाएगा 10, विच इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो चलिए हम लोग डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको सॉल्व करना है, ठीक है। सबको तो ये बात पता ही है कि डिस्प्लेसमेंट जो बॉल ब्लॉक जाएगा तो आगे ही जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा 4 सेकेंड में, तो t इज इक्वल टू 4 सेकेंड में पुट कर लेता हूँ कि t इज इक्वल टू आपको 4 सेकेंड लेना है। तो डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा आपका यू टी माइनस, चलिए मैं लगा देता हूँ पहले ही, माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, राइट। सो u इज बेसिकली 10 इंटू 4 माइनस हाफ इंटू a इज 2 इंटू 4 स्क्वायर। सो 40 माइनस एक्चुअली 16, सो 40 माइनस 16 हो जाता है 24 मीटर। तो ब्लॉक जो चलेगा कितना चलेगा 24 मीटर तक चलेगा, राइट। तो 24 मीटर तक चलेगा। तो आप बोले कि वर्क डन फ्रिक्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा एफ इंटू एस इंटू कॉस 180। सबको पता है कॉस 180 होगा क्योंकि ब्लॉक जाएगा आगे, फ्रिक्शन लगेगा पीछे। तो फ्रिक्शन लगेगा पीछे तो हो जाएगा आपका फ्रिक्शन फोर्स जो हो गया कितना हो चुका था, सॉरी आई हैवंट कैलकुलेटेड दैट बट वी कैन कैलकुलेट दैट क्विकली, विच इज इक्वल टू म्यू एम जी। म्यू इज 0.2, एम इज 4 एंड जी इज 10। सो म्यू एम जी डिस्प्लेसमेंट हो गया है 24 और कॉस 180 का वैल्यू होता है -1। तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन फोर्स हो गया आपका 8 इंटू 24 इंटू -1, उसको हम लोग को -1 को नहीं लेना चाहिए था। तो ये आपका कितना हो चुका है, तो 24 इंटू 8, सो 160 एंड 192, 192 माइनस का जूल। तो फ्रिक्शन जो है 4 सेकेंड में इतना वर्क करेगा। तो आप बोले कि कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसे भी हम लोग बना देते। इसमें क्वेश्चन में दिक्कत क्या थी कि आपने ये 2 क्वेश्चन दिया। तो मैं बोलूँगा कि अभी आप ठहर जाइए, और ठहर इसलिए जाइए क्योंकि सेकेंड क्वेश्चन में जो है वो थोड़ा पार्ट अलग है, और सेकेंड क्वेश्चन को बनाने के लिए मेरे को थोड़ा और स्पेस चाहिए, और स्पेस अगर चाहिए तो मैं स्पेस कहाँ से लाऊंगा। ऐसा तो नहीं कि मैं अंतरिक्ष में चला जाऊंगा, मैं यहाँ से लाऊंगा, राइट। चलिए तो मैं क्या करूँगा कि इसको इस तरह से कर कर और सेकेंड पार्ट को ऐसे सॉल्व करूँगा। तो t इज इक्वल टू 6 सेकेंड। देखिए अब यहाँ पर खास बात यह है कि अगर आप डिस्प्लेसमेंट ए 6 कैलकुलेट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट इन 6 सेकेंड, दिस वाज डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकेंड, इफ सो एक 6 जो हो जाएगा आपका वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर आप यूज करेंगे, यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। सो यू इज एक्चुअली 10 एंड टी इज ऑब्वियसली 6 माइनस half into a is 2 into 6 square. So let's calculate this. So it will be 60 minus 36. So I think it will be 24 again, 24 मीटर। तो सोचिए क्या हुआ यहाँ पर कि 4 सेकेंड में भी उतना ही डिस्प्लेसमेंट है और 6 सेकेंड में भी उतना ही डिस्प्लेसमेंट है। क्या बात हुआ, ठीक है, क्या बात हुआ यहाँ पर कि दोनों में डिस्प्लेसमेंट सेम हुआ। देखिए क्वेश्चन होते हैं छोटे छोटे, बता रहा हूँ कि एग्जाम में ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपको घुमा देंगे, आपका कॉन्सेप्ट इतना ख़राब कर देंगे कि आपको दुनिया से भरोसा उठ जाएगा। सबसे पहले तो आपको खुद से भरोसा उठने वाला है, ठीक है। तो मैं बोलूँगा कि देखिए बहुत ही अजूबा चीज़ होने वाला है यहाँ पर। हुआ क्या कि देखिए प्रैक्टिकल लाइफ को हमेशा आपको याद रखना है, और याद ये रखना है कि जब आप रफ सरफेस पे किसी ही ब्लॉक को पुश करेंगे, जब आप रफ सरफेस पे किसी ही ब्लॉक को अगर आप पुश करते हैं, तो मान लिया जाए कि ये आपका हो गया ब्लॉक, ये आपका ब्लॉक हो गया। तो एक्चुअली जब तक ब्लॉक ना रुके तभी तक फ्रिक्शन लगेगा। जैसे ही ब्लॉक रुक गया, वंस द वेलोसिटी बिकम 0, द फ्रिक्शन विल स्टॉप एक्टिंग। तो फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर काम करना बंद कर देगा। ब्लॉक जब रुक गया, कभी आपने देखा है क्या कि आपने ब्लॉक को एक वेलोसिटी दे दिया और जाकर रुका और ब्लॉक आपके पीछे आ गया, पीछे भागते भागते। ऐसा होता तो कोई गाड़ी को पुश कर देता, गाड़ी अपने आप उसको पीछे
पूछा करते चले जाता, ठीक है। वो क्या करता, सिंपल जोक, कि ये कार्ड है आपका, ठीक है, आपको हुआ कि आप रास्ते में अटक गए, आपका तेल खत्म हो गया, ठीक है। तो आप कहे कि चलो, हम लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा था, हमारे फिजिक्स वाले सर ने बताया था कि आप किसी ब्लॉक को अगर धक्का दो ना, तो कुछ देर के बाद वो रुक कर उसके बाद चलना शुरू होता है पीछे की तरफ। तो आप क्या करोगे, वही दिमाग लगाओगे, आप इस गाड़ी को पुश कर दोगे और देखो, वेट करोगे कि आपका गाड़ी रिटर्न होकर कब आएगा। वो रिटर्न होकर नहीं आएगा, गड्ढे में चला जाएगा, ठीक है। तो ऐसी गलती नहीं करना है, मेरे सर पे फिजिक्स का कत्लेआम नहीं करना है, ठीक है, मैं ये नहीं होने देने वाला। तो मैं क्या बोलूँगा कि वेलोसिटी जो है आपका जीरो हो जाएगा, प्रैक्टिकल बनिए थोड़ा। तो वेलोसिटी बीच में ही जीरो हो जाएगा, तो पीछे क्यों आएगा, तो एक्चुअली आपको पता करना है लिटरली कि कब उसका वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। हम लोग को उसी मोमेंट तक, भले ही आपको पूछा गया 6 सेकेंड, आपको पूछा है 10 सेकेंड, 100 सेकेंड, कुछ ही पूछे, लेकिन वंस द ब्लॉक विल स्टॉप हियर, इट विल स्टॉप मूविंग एंड द फ्रिक्शन विल स्टॉप एक्टिंग, करेक्ट। तो कितना देर के बाद भी आपसे पूछे, लेकिन ब्लॉक आपका रुका का रुका ही रहेगा, उसको मूव नहीं करवाना है। तो हम लोग को पता कर लेते हैं कि ब्लॉक रुकेगा कब। तो ब्लॉक रुकने के लिए, तो ये आपका कैलकुलेशन एक्चुअली गलती है, तो इसलिए मैं इसको काट देता हूँ कि मैं भी कभी कभी गलती करता हूँ। आपको मैंने दिखा दिया कि गलती ऐसे होती है दुनिया में इंसानों से, ठीक है। तो आपको अगर वेलोसिटी पता करना है जीरो का होगा, तो जीरो इज इक्वल टू यू टी विच इज 10, सॉरी, वी इज इक्वल टू यू माइनस 80 में यूज करने वाला हूँ, सॉरी, एक सेकेंड में इसको ऐसे कर लेता हूँ कि v इज इक्वल टू यू माइनस 80 में यूज करने वाला हूँ। हालांकि बहुत लोग बता सकते हैं कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से कितना जब कब रुक जाएगा, u 10 माइनस 2t, सो हियर यू विल गेट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। तो यही दिक्कत हो रही थी यहाँ पर कि ब्लॉक जो है 5 सेकेंड में ही रुक जा रहा था, और आप लगे रहे थे कि 6 सेकेंड तक ब्लॉक पे एक्सलेशन लगेगा ही, रिटार्डेशन लगेगा ही 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है। आपको मैं कितना बार बताऊँ कि ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है। तो अब एक बार में आप सुन जाइए कि ब्लॉक 5 सेकेंड के बाद रुक जाएगा, 5 सेकेंड पे ही रुक जाएगा, और उसके बाद आप 10 घंटे ही वेट कर लें, ब्लॉक लौट कर नहीं आने वाला। जो चला गया सो चला गया, ज़िंदगी में आने वाला नहीं है, राइट। तो मैं क्या करूँगा कि अब डिस्प्लेसमेंट निकाल लूँगा 5 सेकेंड में ही, मैं 6 सेकेंड में नहीं निकालूंगा, 5 सेकेंड में निकालूंगा। तो 5 सेकेंड निकालने के लिए मैं लगाऊंगा यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर में लगाऊंगा, और मैं बोलूँगा कोई दिक्कत नहीं है, आप 10 × 5 कर लीजिए, माइनस हाफ ए का वैल्यू 2 × 5 स्क्वायर पुट कर लीजिए, और आपका जो हो जाएगा ये हो जाएगा 25 मीटर। तो एक्चुअली ब्लॉक 25 मीटर, 24 मीटर तक तो चल चुका था 4 सेकेंड में, और नेक्स्ट 1 सेकेंड में 25 मीटर ही चलेगा, राइट। और आपको 25 मीटर चलेगा तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन जो निकल जाएगा इस केस में, वो निकलेगा एफ इंटू एस कॉस 180। तो आप ऐसा पुट करें तो फ्रिक्शन फोर्स जो हो चुका था हम लोग का 8 हो चुका था, एस जो हो चुका है 25 हो चुका है, कॉस 180 -1 हो चुका है। तो आपको यहाँ से 25, सॉरी, दिस वैल्यू इज़ नॉट 24, दिस वन इज़ 25 मीटर। सो 25 हो चुका है, और ये आपका हो जाएगा कितना, -200 जूल। तो इतना आंसर आपका हो जाएगा। तो आपका आंसर 2 हो चुका है यहाँ पर, एक आपका आंसर ये हो चुका था और हो चुका है, और ये का आंसर एक ये हो चुका है यहाँ पर आंसर आपका, ठीक है। आप ढूंढ कर निकाल लीजिए। चलिए, तो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो गलती नहीं करना है, लास्ट में हमेशा चेक करना है कि ब्लॉक रुक कब जाए। देखो ऐसा ऐसा दिक्कत है ना कि वो छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं छोटे, ठीक है, लेकिन मिस्टेक बड़ा होता है, और मिस्टेक ऐसा होता है कि आप अगले जन्म तक भी नहीं भूलेंगे। आप जब डेथ बेड पे होंगे उस टाइम भी आपसे पूछा जाए कि आपने नीट या जेई में क्या गलती किया था, तो आप बोलेंगे कि मैंने ब्लॉक को पीछे बुला लिया था, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अ ब्लॉक ऑफ मास m स्लाइड्स डाउन द रफ इंक्लाइन प्लेन थ्रू लेंथ l, देन फाइंड वर्क डन बाय नॉर्मल, वर्क डन बाय ग्रेविटी एंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन, ठीक है। तो आपने ब्लॉक को यहाँ पर छोड़ दिया। अब ब्लॉक स्लाइड डाउन, ये लिख चुका है कि स्लाइड डाउन कर रहा है, ऐसा नहीं कि आपको दिमाग लगा देना है एक्स्ट्रा कुछ की स्लाइड नहीं करेगा। तो मैंने बोल दिया कि स्लाइड कर रहा है तो कर रहा है, बस सिंपल सी बात है। तो स्लाइड इसको करवाना ही, मतलब वो इस तरह से अपना मैनेज कर चुका है कि वो स्लाइड कर रहा है, ठीक है। स्लाइड करेगा ही नहीं तो क्वेश्चन ही आसान हो जाएगा। आपको पता है कि मैं आसान चीज़ नहीं देता हूँ, स्लाइड करेगा ही नहीं तो वर्क क्यों पूछूंगा मैं। तो ये आपका हो चुका है इंक्लाइन प्लेन, करेक्ट। ये आपका एल लेंथ है, म्यू है। तो ये आपका मास एम है, राइट। मैं क्यों कलर चेंज करूँ मेरे को ही नहीं पता। चलिए हम लोग फोर्सेस को दिखाते हैं। एम जी, नॉट एम। नॉर्मल रिएक्शन सबको पता है दुनिया में कि नॉर्मल रिएक्शन इधर लगता है,
फ्रिक्शन फोर्स जो है इस डायरेक्शन में लगेगा, और फ्रिक्शन तो स्लाइड कर रहा है, तो इस केस में सबको पता है कि फ्रिक्शन जो है वो फ्रिक्शन फोर्स जो है वो कितना लगेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा म्यू एम जी कॉस थीटा। मैं अब रिजॉल्व नहीं करने वाला हूँ कंपोनेंट, ठीक है, मैं भी आलसी आदमी हूँ, चलिए कर देता हूँ, मैं आलसी नहीं हूँ। ये आपका हो जाएगा एम जी कॉस थीटा, करेक्ट, और ये आपका हो जाएगा एम जी साइन थीटा। आप खुश, ठीक है, ये आपका थीटा होता था। तो फर्स्ट पार्ट में आपको क्या निकालना है कि आपको निकालना है कि व्हाट इज़ द वर्क डन बाई नॉर्मल। तो दुनिया में सबको पता है, साक्षात पता है कि वर्क डन बाई नॉर्मल जीरो होगा। क्यों? कि वर्क डन बाई नॉर्मल आपको निकालना है, तो आपको निकालेंगे क्या कि एन एस एक्चुअली इट्स कॉस 90 डिग्री एंड दैट्स वाई द नॉर्मल विल डू जीरो वर्क। वर्क डन नॉर्मल क्या होगा? जीरो। अब इसका मतलब पता है क्या होता है कि मैंने एक बार ये बोल दिया कि वर्क डन नॉर्मल जीरो होगा, किसी ने याद कर लिया क्या कि दुनिया में नॉर्मल हमेशा जीरो वर्क करता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हमेशा किसी चीज़ को स्टेटमेंट मत बना लीजिए, नहीं बना लिया कीजिए, ठीक है। यहाँ पर वर्क डन बाई नॉर्मल जीरो होगा, इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया में हर जगह नॉर्मल का वर्क डन जीरो ही होता है, ठीक है। सेकेंड पार्ट में आपको निकालना है कि व्हाट इज द वर्क डन बाई ग्रेविटी, ठीक है। तो वर्क डन बाई ग्रेविटी, वर्क डन बाई एम जी, तो मैं देखिए मैं तरीका क्या यूज करूँगा कि एफ पैरेलल इनटू मैं एस यूज करने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि हम लोग को इसमें अगर देखा जाए तो हम लोग को साफ दिख रहा है क्या कि जो ग्रेविटी का जो पैरेलल कंपोनेंट है, ग्रेविटी लग तो इस डायरेक्शन में लगा है, लग तो नीचे रहा है, ठीक है, लेकिन ग्रेविटी का जो डिस्प्लेसमेंट के लॉन्ग कंपोनेंट है वो मैंने निकाल रखा है ऑलरेडी, याद कर रखा है कि ए एम जी साइन थीटा होता है, दुनिया में तो होता है, ठीक है। तो एफ पैरेलल जो फोर्स का पैरेलल कंपोनेंट है, ग्रेविटी का जो पैरेलल कंपोनेंट है वो हो गया आपका एम जी साइन थीटा। वो क्या हो गया है? एम जी साइन थीटा इंटू एस जो है एल है, मतलब ग्रेविटी का वर्णन होगा यहाँ एम जी एल साइन थीटा। अगर किसी को कोई दूसरा मेथड यूज करना है तो बिल्कुल यूज कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो डायरेक्ट ऐसे भी कर सकता है। मैं मेथड वन ये बोल दिया हूँ। मेथड टू अगर किसी को यूज करना है तो वो भी यूज कर सकता है, कि बोलेगा कि चलो मैं ऐसे नहीं करता हूँ, मैं क्या करूँगा कि मैं ग्रेविटी जो लग रही है नीचे और डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है अलोंग द इंक्लाइन प्लेन एल हुआ आपका, ठीक है, और दोनों के बीच का एंगल हो गया है 90 माइनस थीटा। दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया है? 90 माइनस थीटा। तो कोई बोलेगा कि वर्क डन बाई जो एम जी लिखना है आपको लिखना होता है कि फार्मूला होता है एफ एस कॉस थीटा। अरे यार, थीटा का नाम मैं थीटा ही क्यों दूँ, अल्फा रख देता हूँ, ठीक है, अल्फा जो है एंगल है। तो एफ जो हो गया एम जी, एस जो हो गया है एल, और कॉस जो हो गया है थीटा हो चुका है 90 माइनस थीटा, मतलब एंगल जो हो गया है 90 माइनस थीटा हो गया है। तो यहाँ से आपका भी आएगा एम जी एल साइन थीटा, ठीक है। तो दोनों तरीके से आपको वही आने हैं। नाक को आप ऐसे छुए या ऐसे छुए, आपको नहीं पता कि मैं क्या बोल रहा हूँ। नाक को आप सीधा छुए, ये पता है ये क्या होता है, ये आदमी है, ठीक है, ये नाक को ऐसे छुए या पीछे से घुमा कर ऐसे छुए, बात को बराबर है। तो ये कहावत होती है कि नाक को ऐसे सीधा छुए और उल्टा छुओ, बात बराबर है। आपको बस नाक को छूना है, ठीक है। अब क्यों छूना है मेरे को भी नहीं पता, तो आप शॉर्टकट को यूज़ किया करो। चलिए अब इसका कंक्लूजन हम लोग निकालते हैं। एक्चुअली कंक्लूजन इज मोर इम्पोर्टेंट, दैट्स व्हाई आई हैव गिवन दिस क्वेश्चन। इसका कंक्लूजन हम लोग को निकालना है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं इसको एलो कर देता हूँ। ऐसे तो इंपॉर्टेंट को हम लोग रेड किया करते हैं, लेकिन आपको मैं आज एलो कर देता हूँ, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या होता है इस केस में कि एक बहुत ही भयानक चीज़ होती है, और वो चीज़ ये होती है, आप लोग सोच रहे हैं कि मैं आज बात क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि मैं अब यूज टू हो गया हूँ ऐसे पढ़ाने का, और सीधा पढ़ाने में बोर भी हो जाता हूँ, ठीक है। तो एल आपका हो गया है, ये थीटा हो गया है। तो मैंने अभी ये पढ़ा कि वर्क डन बाई ग्रेविटी जो है, वर्क डन बाई ग्रेविटी क्या हुआ इस केस में, वो आ गया कि एम जी एल साइन थीटा। सो इफ यू लुक क्लोजली, कीप लुकिंग, if you look closely in this inclined plane, L sin theta will be this height which I am going to name as h। जो L sin थीटा है वो हाइट ऑफ इंक्लाइन प्लेन है, मतलब वर्क डन बाई ग्रेविटी क्या हो गया है, वो हो गया है एम जी एच। बहुत ही आसान चीज़ है। तो मैं क्या बोलूँगा क्या कि ग्रेविटी का जो वर्क डन होता है वो हमेशा हाइट पे इंक्लाइन प्लेन के डिपेंड करता है। तो अब नोट में मैं लिखूँगा, नोट में लिखने का मतलब नोट पे नहीं बल्कि पॉइंट टू बी नोटेड माई लॉर्ड, राइट, वो वाला नोट।
तो नोट में मैं ये लिखूंगा कि अब आपके पास एक इंक्लाइन प्लेन, मतलब मान लिया जाए कि कुछ इस तरह से इंक्लाइन प्लेन्स हैं, ठीक है, या इंक्लाइन प्लेन यहाँ से यहाँ ऐसा हो, या इंक्लाइन प्लेन यहाँ से यहाँ है, या आपका इंक्लाइन प्लेन ऐसे ऐसे कुछ अपना मस्ती करते हुए नीचे आए। ये पाथ 1 हो गया, ये पाथ 2 हो गया, ये पाथ 3 हो गया। इन तीनों रास्तों से अगर मैं सेम मास को छोड़ूं, मतलब सेम मास को एक केस में पाथ 1 से छोड़ दूं, एक केस में पाथ 2 इंक्लाइन प्लेन पे छोड़ दूं, या पाथ 3 इंक्लाइन प्लेन, प्रोवाइडेड हर इंक्लाइन प्लेन का हाइट सेम ही है, तो इन तीनों केसेस में जो ग्रेविटी का वर्क डन होगा मास m पे, वर्क डन बाय ग्रेविटी इन पाथ 1 विल बी इक्वल टू वर्क डन बाय ग्रेविटी in path 2 is equal to work done by gravity mg in path 3। तीनों केस में सेम होंगे, और वो किस पे डिपेंड करेगा, दैट विल बी इक्वल टू, लेट मी राइट इट क्लियरली, दैट विल बी इक्वल टू mgh। तो हर केसेस में ग्रेविटी का वर्क डन क्या होना इक्वल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, ट्रस्ट मी, IIT एडवांस में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको डायरेक्ट नहीं पूछेगा, बेवकूफ़ थोड़ी ना वो, तो डायरेक्ट नहीं पूछेगा, लेकिन वो इसको घुमा फिरा कर जरूर पूछता है, मैंने देखा है इसको। ठीक है, अब हम लोग निकालते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट निकालने के लिए मैं ये बोलूँगा कि आप चाहिए वर्क डन बाय फ्रिक्शन पे, ठीक है। तो ये थर्ड पार्ट, क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, राइट। होप कि ये क्वेश्चन छोटा हो। तो थर्ड पार्ट है आपका, ठीक है। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन हम लोग को निकालना है, आपको निकालना है वर्क डन बाय फ्रिक्शन। तो वर्क डन फ्रिक्शन निकालना है, तो मैं क्या बोलूँगा कि कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पर आइए। फ्रिक्शन जो लग रहा है आपका पीछे की तरफ लग रहा है, साफ दिख रहा है कि फ्रिक्शन पीछे की तरफ लग रहा है, मुझे को दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा होगा। एफ पीछे की तरफ लग रहा है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट जो है एयर डाउनवर्ड हुआ है, तो मैं क्या बोलूँगा कि मैं बोलूँगा कि आप एलो पेन से एक बार दिखा देता हूँ कि वेक्टर में फ्रिक्शन पीछे, फ्रिक्शन जो है पीछे की तरफ लग रहा है, एल जो है डिस्प्लेसमेंट जो है डाउनवर्ड, डाउन द इंक्लाइन प्लेन हुआ आपका। फ्रिक्शन का वैल्यू जो है हम लोगों ने लिख रखा है कि म्यू एम जी कॉस थीटा, दुनिया में सबको मालूम है, ठीक है। तो म्यू एम जी कॉस थीटा आपका है, तो यहाँ पर आप लिखिए कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन जो हो जाएगा आपका, वर्क डन बाय एफ विल बी इक्वल टू एफ एस cos 180 which is equal to mu mg cos theta, this is the friction, L cos 180 is -1 which is equal to minus mu mg L cos theta। अब देखिए कंक्लूजन क्या आता है यहाँ पर, कंक्लूजन इज इम्पोर्टेंट, कंक्लूजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो कंक्लूजन में ये आता है कि अरे यार आप क्या बोलेगा कि ये एल कॉस थीटा का मतलब क्या है, तो मैं बोलूँगा कि अभी मैं समझाता हूँ। मतलब ये किसी भी इंक्लाइन प्लेन पे जो एल कॉस थीटा होता है उसका बेस होता है। कैसे पता चला मेरे को, तो पता ऐसे चला, जगह देखकर पता चलेगा एक्चुअली। तो मैं क्या बोलूँगा, एक सेकेंड, वेट अ सेकेंड, यू कैन फास्ट फॉरवर्ड द वीडियो और इफ़ यू वांट यू कैन एंजॉय द शो, राइट, हाउ आई एम डूइंग दिस। सो होप कि हम लोग को इतने में आ जाए, ठीक है, ठीक है, चलिए अब सही है। यस यस, इट्स अ लॉट ऑफ स्पेस, हाँ बिल्कुल सही है। तो मैं क्या बोलूँगा कि किसी भी इंक्लाइन प्लेन में जो होता है, किसी भी इंक्लाइन प्लेन में जो होता है वो एल कॉस थीटा उसके बेस के बराबर होता है। मतलब ये अगर एल है तो दिस बेस इज कॉल्ड एल कॉस थीटा प्रोवाइडेड द थीटा इज द एंगल ऑफ इंक्लाइन प्लेन। तो मैं क्या बोलूँगा कि वर्क डन बाय जो फ्रिक्शन होता है ना, वो होता है माइनस म्यू एम जी एल कॉस थीटा, और यू कैन कन्वर्ट एल कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस म्यू एम जी इंटू बी। मतलब फ्रिक्शन का वर्क डन बेस पे डिपेंड करता है। फ्रिक्शन का वर्क डन किस पे डिपेंड करता है, बेस पे। फाइनली क्या हुआ, मतलब कि ग्रेविटी का वर्क डन इंक्लाइन प्लेन पे हाइट पे डिपेंड करेगा और फ्रिक्शन का वर्क डन बेस पे डिपेंड करेगा। तो मैं क्या बोलूँगा कि चलिए कब यह बात को याद कर लेते हैं। बात को याद करते हैं कि मान लिया जाए कि आपके पास एक इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, आपके पास एक इंक्लाइन प्लेन है और उसमें जो है बेस सेम है आपका और इंक्लाइन प्लेन अलग अलग हाइट्स के हैं।
3 इंक्लाइन प्लेन, तीनों का मैंने बेस सेम दिखाया है। तो अगर इस केस में ब्लॉक को यहाँ रख दो या यहाँ रख दो, सेम ब्लॉक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपका सेम है, यहाँ भी म्यू है, यहाँ भी आपका म्यू है, यहाँ भी म्यू है, और तीनों केस में बेस जो है सेम है, सेम बेस, ये है सेम बेस इन तीनों इंक्लाइन प्लेन का, ठीक है। तो कर्वी है कुछ भी है, मैं बोलूँगा कि वर्क डन बाई फ्रिक्शन in path 1 is equal to in path 2 is equal to on path 3, or you can say inclined plane 1 is equal to inclined plane 2 is equal to inclined plane 3. This is inclined plane 1, suppose this is 2 and this is 3. तो तीनों केस में वर्क डन बाई फ्रिक्शन इक्वल होगा एंड दैट विल इक्वल टू माइनस ऑफ म्यू एम जी बी। माइनस तो आप सोच ही सकते हैं क्योंकि फ्रिक्शन जो है वर्क डन को मतलब डिस्प्लेसमेंट को अपोज करे, तो इसलिए निगेटिव वर्क हो, राइट। तो फाइनल कंक्लूजन आपको याद रखना है कि ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी डिपेंड्स ऑन द हाइट ऑफ इंक्लाइन प्लेन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द बेस ऑफ इंक्लाइन प्लेन, करेक्ट। सो लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन एज पैराबोलिक इंक्लाइन प्लेन, करेक्ट। इट्स अ पैराबोलिक प्लेन इंक्लाइन प्लेन, यू कैन से कर्व पाथ। तो दिया हुआ है कि अ ब्लॉक ऑफ मास m is equal to 3 kg slides down slowly on parabolic track from height 8 meter, then find work done by gravity in the work done by friction till block reaches the origin। ठीक है, अब ये देखिए स्लोली क्यों है, इसकी एक लंबी चौड़ी कहानी है, ठीक है। कभी फ्री टाइम में बता दूंगा आपको, नहीं तो आप सोच सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन ये दिया हुआ है आपका कि ये इंक्लाइंड प्लेन सॉरी पैराबोलिक पाथ से जिसका हाइट जो है इस हाइट पे रखकर 8 मीटर हाइट पे रखकर उसने ब्लॉक को स्लाइड कर दिया। तो बोल रहा है क्या कि अगर ब्लॉक यहाँ से टिक 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 धीरे धीरे करते हुए यहाँ पर आ जाए, ठीक है। अब वो टिक टिक कर नहीं आएगा, मैं वैसे ही बोल रहा हूँ। तो अगर वो यहाँ से चलते चलते नीचे आ जाए, राइट, तो अगर वो नीचे आ जाएगा तो बोला गया है कि ग्रेविटी का और फ्रिक्शन का वर्क डन कितना होगा। तो मैं बोलूँगा क्या कि कोई बात नहीं है, मैं हम लोगों ने अभी एक तरीका पढ़ा है, शॉर्ट ट्रिक ये है कि इंक्लाइन प्लेन जो ब्लॉक का होता है, ब्लॉक पे फ्रिक्शन का वर्क डन बेस पे डिपेंड करता है और ग्रेविटी का वर्क डन हाइट पे डिपेंड करता है। तो मैं बेस और हाइट निकाल दूंगा, मतलब एक्स और वाई निकाल दूंगा, सिंपल सी बात है, राइट। देखिए आप लोग कितना स्मार्ट हो चुके हैं अब टाइम के साथ। तो सोल्यूशन जो मैं ये बोलूँगा कि वर्क डन बाई ग्रेविटी, वर्क डन बाई एम जी विल बी इक्वल टू एम जी एच। ब्लॉक नीचे आ रहा है, आपका ग्रेविटी पॉजिटिव वर्क करेगा, तो एम का वैल्यू जो हो चुका है आपका कितना 3 kg, जी का वैल्यू सबको पता है दुनिया में 10 होता है, और एच का वैल्यू जो है 8 होता है, तो 88 24 हो जाए 240 जूल हो जाएगा, ठीक है। डोंट गो ऑन 24, ठीक है। दिस इज हाउ आई डू कैलकुलेशन। So this is first one, and the second one is work done by friction. Work done by friction, correct. So the work done by friction depends on the base, which is equal to minus mu mg into b, correct। कितना होता है माइनस म्यू एम जी बी। अब b कितना होगा, तो b जो है x कोऑर्डिनेट है, तो x कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, बिल्कुल आसान से निकल जाएगा। इक्वेशन जो आपका y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई हाउ मच, एक्स स्क्वायर बाई 2। तो अगर आप यहाँ पर y का वैल्यू 8 पुट करेंगे तो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बाई 2। दिस विल गिव यू द x विल इक्वल टू 4, डोंट टेक -4, वी डू नो दैट। तो x का वैल्यू आपका 4 हो गया, तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन जो हो जाएगा वो आप क्या बोलेंगे, जो कि ये बेस के बराबर हो चुका है, सॉरी। तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन जो आप बोलेंगे आराम से बोलेंगे माइनस म्यू का जो वैल्यू है, होप आई हैव गिवन द वैल्यू ऑफ म्यू दैट इज 0.5, राइट। So mu is equal to 0.5. So minus of 0.5, m is 3 kg, g is 10 and b is 4, right। So आपका कितना हो जाएगा, तो आपका 15 इंटू 4, सो माइनस 60 जूल। तो इस तरह से हम लोग उस शॉर्ट ट्रिक्स का यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी को नहीं ये तरीका पता है तो वो इंटीग्रेशन करते करते वो अपना ज़िंदगी ख़त्म कर देगा, वहीं पे बेहोश हो जाएगा, पानी भी नहीं उसको मिलेगा, राइट। और जब एग्जामिनर आएगा पेपर को लेने तो बोलेगा क्या कि अरे यार खोदा पहाड़ निकली चूहिया, राइट। सो राइट, दैट्स ऑल गाइज। नेक्स्ट वीडियो विल स्टार्ट समथिंग एल्स, वर्क ऑन वेरिएबल फोर्स। तो तब तक के लिए बाय बाय। आप प्रैक्टिस करें और मैंने थैंक यू लिख दिया, ठीक है। थैंक यू एंड बाय बाय एंड टेक केयर।